गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अमानुल्लाह सर आज आप लोगों को क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बताने जा रहा हूँ। पहला लेसन है केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार सवाल एग्जाम में आता है, जिसके आने की संभावना ज़्यादा है, वो सवाल आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कहते किसको है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझिए, जैसे समझिए हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन से विक्रिया कराते हैं तो H2O बनता है। क्या बनता है? उसी तरह से जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ बस यही समझना है कि जब कोई पदार्थ अकेले, जैसे यहाँ देखिए ये पूरा एक अकेला है। क्या है? अकेला है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से या किसी अन्य पदार्थ तो यहाँ देखिए यहाँ रिएक्शन से पहले पूरा एक है, लेकिन यहाँ रिएक्शन से पहले दो भाग है। तो कोई भी पदार्थ या तो अकेले हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर रिएक्शन कर एक हो सकता है कि रिएक्शन के बाद कोई एक चीज बन जाए या एक से अधिक भी बन सकता है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण एवं सूत्रों के माध्यम से लिखना या संक्षिप्त में लिखना, छोटे भाग में लिखना, यही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे हैं तो बन क्या रहा है? H2O, मतलब जल बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम किसी सूत्र के माध्यम, जैसे हाइड्रोजन न लिख के H2 लिख दिए, ऑक्सीजन न लिख के O2 लिख दिए, कितना आसान हो गया। और जल नहीं लिख के H2O लिख दिए। तो जब रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त में सूत्रों के माध्यम से लिखते हैं, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया को समीकरण एवं सूत्रों के माध्यम से जो लिखते हैं उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखना वही क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण एवं सूत्र द्वारा व्यक्त करना, या तो हम समीकरण द्वारा या सूत्र द्वारा जब हम व्यक्त कर देते हैं, मतलब हम इतना हिंदी नहीं लिख के इसको समीकरण या सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं, यही हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो समझ में आया? तो अब यहाँ देखिएगा, अभिक्रिया में एक तीर होता है, तीर के दाहिने तरफ भी है और तीर के बाईं तरफ भी है। तो जो तीर के दाहिने तरफ होता है उसको प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल। और जो तीर के बाईं ओर हो उसको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। अच्छा, अगर मान लेते सवाल आ गया कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे यहाँ पर अभिक्रिया में भाग कौन कौन लिया है? H2 और O2 भाग लिया है, तो बन गया है नया पदार्थ प्रतिफल, मतलब H2O बन गया है। यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लिया? कैल्शियम कार्बोनेट, तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो भाग लेगा, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है
उसे हम प्रतिफल कहते हैं। तो मान लेते अगर सवाल में आए कि अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ जो बनता है उसी को प्रतिफल कहते हैं। या हम ऐसे कहेंगे कि तीर के बाईं ओर के पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, या तीर के बाईं ओर के तत्व को अभिकारक कहते हैं, और दाहिनी ओर के तत्व को प्रतिफल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आइए अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक अभिक्रिया होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। आइए तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। तो जब वे पदार्थ जिसके दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो, जब जैसे ध्यान दीजिए हम तीर बनाए थे ना, तीर के बाईं ओर कुछ रखे थे और तीर के दाहिनी तरफ कुछ रखे थे। जैसे अच्छा से समझिए H2 + O2 तो बन जाता है H2O। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन कितना है तो 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है तो 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है तो अकेला है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर नहीं है। तो जब दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर नहीं होता है तो उसको हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी में हम जब जैसे यहाँ ऑक्सीजन 2 था, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हम यहाँ 2 लगाते हैं। जैसे ही 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन हो जाएगा 2 1 2, मतलब हाइड्रोजन हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया 2। जब हम इस साइड देखते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4 था, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। तो अब देखिए इधर हाइड्रोजन क्या है तो 2 और 2 मिलकर 4 और ऑक्सीजन क्या है तो 2 गो। तो इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। तो जब दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो जाता है तो उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जब दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान नहीं होता है तो उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जिस समीकरण के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो जाएगा, जैसे H2 + Cl2 अभिक्रिया करके क्या बनाता है 2HCl बनाता है। ध्यान देखिए हाइड्रोजन क्या है 2 है, क्लोरीन भी क्या है 2 है। यहाँ 2 को हाइड्रोजन से गुना करेंगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 को क्लोरीन से गुना करेंगे तो 2 क्लोरीन। तो यहाँ दोनों ओर के इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 क्लोरीन और इधर भी 2 क्लोरीन। तो जब दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो तो वो क्या कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। और जब दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान नहीं हो तो उसको हम क्या कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Mg + HCl को अभिक्रिया कराते हैं तो MgCl2 + H2 बनता है। तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ मैग्नीशियम कितना है 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम कितना है 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, बराबर है क्या नहीं। यहाँ क्लोरीन कितना है 1 है और यहाँ क्लोरीन कितना है 2 है। तो यहाँ जब देखा गया तो दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर नहीं है। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या समान न हो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के हर एक एलिमेंट्स के परमाणु संख्या क्या हो बराबर हो तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब एक सवाल आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। जैसे
यहाँ मैग्नीशियम H2 है, यहाँ भी एक है, यहाँ हाइड्रोजन एक है, यहाँ 2 है, मतलब यहाँ संतुलित नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होता है हम उसको बराबर करते हैं, मतलब संतुलित करते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि इसे संतुलित मतलब बराबर क्यों किया जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम था कि तत्व जो होता है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी चेंज, ना तो इसका नाश होता है ना इसे बर्बाद किया जा सकता है। या शॉर्टकट में बोलेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को स्पष्ट करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम है उसको स्पष्ट करने के लिए हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो आइए जैसे मान लेते हैं Mg प्लस HCl रिएक्ट करके बनता है MgCl2 प्लस H2। इसको अगर संतुलित करना हो, यहाँ मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, यहाँ क्लोरीन क्या है 2, यहाँ क्लोरीन क्या है 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो जैसे 2 लगाए तो हाइड्रोजन क्या हो गया 2 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो है, और 2 को क्लोरीन से गुणा करेंगे तो क्लोरीन भी हो गया 2 गो, और यहाँ भी क्लोरीन क्या है 2 गो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देते हैं। आइए अब हम जो है नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो संयोजन नाम से ही पता चलता है कि जो संयोग करके मिलेगा, संयोग मतलब आपस में मिल के बनेगा, उसको संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझिए संयोजन, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन मतलब संयोग करना, संयोग करना मतलब दो ठो आपस में मिल के एक ठो बना देना। समझ में आ रहा है। जैसे चावल और पानी आपस में मिलकर क्या बना देता है, और हीट गर्मी उष्मा, ये सब चीज हम जब हम चावल और पानी को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, पका हुआ चावल बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए दो या तीन, दो या दो से अधिक, कोई जरूरी नहीं कि दो ही। जैसे यहाँ चावल एक चीज हो गया, पानी दूसरा चीज हो गया, और गर्मी तीसरा चीज हो गया। तो ये तीन चीज मिलकर क्या बना दिया, पका हुआ पका चावल बना दिया। उसी तरह से पानी नींबू चीनी सब मिलकर क्या बना दिया, शरबत बना दिया। तो यही तो संयोजन अभिक्रिया है, जिसमें दूगो चाहे दूगो से बेसी मिलकर एगो बना देता है। तो संयोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर, आपस में मिलकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु आपस में मिलकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसी को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 रिएक्ट करके बना देता है CO2, H2+Cl2 रिएक्ट करके बना देता है 2HCl। समझ में आ रहा है कि नहीं। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। आइए यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, एगो है, तो बराबर नहीं है। अगर बराबर करना चाहते हैं यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो जैसे 2 लगाएंगे तो 2 गो ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। देखिए ये 2 मैग्नीशियम के भी पहले है, मतलब 2 मैग्नीशियम भी और 2 ऑक्सीजन भी। यहाँ मैग्नीशियम क्या है, एगो, तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। तो ये अब बराबर हो गया, इधर 2 मैग्नीशियम, इधर 2 मैग्नीशियम, इधर 2 ऑक्सीजन और इधर भी 2 ऑक्सीजन। तो पहले ये असंतुलित रासायनिक समीकरण था, अब दोनों तरफ क्या कर दिए हैं, बराबर कर दिए हैं, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो आइए संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ क्या मतलब, जैसे पानी नींबू चीनी सब अलग अलग चीज था, जब मिल गया सब मिल गया तो एक नया पदार्थ बन गया।
उसी तरह से चावल, पानी और गर्मी सबको मिलाया तो एक नया पदार्थ बन गया। तो वही कहते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, कार्बन और ऑक्सीजन दो चीज था, दो मिलकर एक बना दिया। हाइड्रोजन और क्लोरीन दो चीज था, दो चीज मिलकर एक चीज बना दिया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो चीज था, दो चीज मिलकर एक चीज बना दिया। तो जिसमें छोटे छोटे चीज जुड़कर एक बड़ा चीज बन जाए, छोटे छोटे चीज जुड़कर एक बड़ा चीज बन जाए, छोटे छोटे चीज जुड़कर एक बड़ा चीज बन जाए, या हम ऐसे कहेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन अलग चीज था, ऑक्सीजन अलग चीज था, जब दोनों मिला तो एक नया पदार्थ का निर्माण हो गया। उसी तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अलग अलग चीज है। हाइड्रोजन क्या है? एक धातु है, और क्लोरीन क्या है? अधातु है। जब दोनों आपस में मिला तो क्या बन गया बाबू? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसी को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसी का उल्टा होता है वियोजन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो अपघटन का मतलब ही तो होता है अपघटित हो जाना। अपघटित मतलब टूट जाना। तो यहाँ क्या था? छोटा छोटा चीज मिलकर एक बड़का चीज बन रहा था, लेकिन जब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की बात की जाएगी तो इसमें क्या होगा? बड़ा चीज टूट के छोटा बन जाएगा। यहाँ दो तीन गो मिलकर एक तो बनता था, और यहाँ क्या होगा? एक गो टूट के दो तीन गो बन जाएगा। चलिए, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब अभिक्रिया करता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ जाता है। उसी तरह से H2O जल जुड़ जाता है H2 और O2। तो आइए ध्यान दीजिए, तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया हम समझ गए। अब आइए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े पदार्थ, एक बड़े यौगिक को टूटने से, एक बड़े यौगिक को टूटने से दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक को टूटने से दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। एनी प्रॉब्लम? आइए, तो अपघटन होने का बहुत सा उपाय हो सकता है। हम विद्युत धारा द्वारा अपघटित कर सकते हैं, हम करंट लगाकर किसी को करंट का झटका देकर तोड़ सकते हैं, या हो सकता है हम सूरज की रोशनी की मदद से तोड़ सकते हैं, है ना। तो अपघटन अभिक्रिया को समझ में आ गया। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर आ जाए आपसे कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपघटन का मतलब समझ में आ गया कि एक बड़ा चीज टूट के दो या दो से अधिक भाग में बढ़ जाएगा। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया अगर आ जाए तो वही बात होगा कि एक बड़ा चीज टूटेगा किसकी सहायता से? तो विद्युत धारा की सहायता से। आइए जैसे देखिए 2NaCl, तो ये बन जाता है Na+Cl-, है ना, विद्युत धारा द्वारा। कैसे टूटता है? तो विद्युत, जैसे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो ये टूट जाता है Na+ और Cl- में टूट जाता है। इसमें क्लोरीन एनोड पर और Na कैथोड पर। आइए समझिएगा, तो संयोजन समझ गए, वियोजन समझ गए। अब आइए वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या वैद्युत अपघटन? हाँ चलिए समझिए। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक, या वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा द्वारा अपघटित हो जाए, जो विद्युत धारा के माध्यम से टूट जाए, दो भाग में बट जाए, उसी को हम वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl नमक, नमक को विद्युत धारा प्रवाह किया गया तो Na और Cl, Na+ और Cl- में क्या हुआ? टूट गया। यहाँ 2 लगा हुआ था, मतलब 2 नाइट्रोजन और 2 क्लोरीन। इसी को बराबर करने के लिए, सॉरी यहाँ Na+Cl2 और यहाँ क्लोरीन 2 था, इसलिए इसके आगे 2 लगा दिए इक्वेशन बराबर होने के लिए। तो जैसे 2 लगाया तो 2 क्लोरीन हो गया और 2 नाइट्रोजन भी हो गया। तो यहाँ नाइट्रोजन एक ही था, इसलिए यहाँ पे हम क्या किए हैं?
दू लगा दिए हैं इक्वेशन बराबर होने के लिए। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा द्वारा अपघटित हो जाए वो क्या होगा? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। आइए आगे समझते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया और एक होता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो हम सबसे पहले एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही साथ 4-5 सवाल पूछ देता है और उसको 5 नंबर में दे देता है। जैसे एक बार ही बोल देता है कि संयोजन, वियोजन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक साथ 5 सवाल पूछ दिया, वही हो गया 5 नंबर का। तो आइए अब हम जानेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो समझिएगा, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। तो वही विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। तो हम इसको इक्वेशन से जब समझाएंगे तो बड़ा मजा आएगा समझने में। जैसे Fe + CuSO4 तो बन जाता है FeSO4 + Cu। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया हुआ ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। मतलब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करता है? अलग कर देता है, निकाल देता है और उसके जगह पे खुद आ जाता है। मतलब ये समझो, ज्यादा पावर वाला आदमी कमजोर आदमी को बिगाड़ देता है और उसका जगह खुद अपना लेता है। तो वही कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए इसे समझिएगा बात। जैसे हम आपको पहले लिख देते हैं कि सबसे पावरफुल कौन है। सबसे पावरफुल हम हैं। देखिए देखिए सबसे पावरफुल धातु माना जाता है पोटेशियम। सबसे पावरफुल क्या माना जाता है? पोटेशियम। यही तो हम हैं। आइए तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ऊपर है, जैसे सबसे ऊपर ये है, एकदम ये है, नंबर नहीं देंगे। सबसे ऊपर ये है, उसके बाद ये, 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 मतलब सबसे पावरफुल मैं, उसके बाद ये, उससे भी कम पावरफुल ये, उससे भी कम पावरफुल ये, उससे भी कम पावरफुल ये। मतलब जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो अधिक क्रियाशील धातु से कम क्रियाशील। तो ध्यान दीजिएगा सवाल में क्या है बाबू, ध्यान दीजिए, आंख से देखिए अच्छा से। Fe दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? Fe। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Cu। तो ध्यान देंगे कि ये जो हम अभी लिखे हैं ये हम लाइन से लिखे हुए हैं। ये अगर याद रहेगा तो कभी भी कोई भी सवाल बना दीजिएगा विस्थापन अभिक्रिया का। तो Fe को खोजेंगे कि इसमें Fe कहाँ पे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8वां नंबर पे Fe है। 8वां ऊपर से 8वां नंबर पे Fe है। और Cu कहाँ है? तो 8 9 10 11 12 13 13वां नंबर पे Cu है। ऊपर से 8वां नंबर पे Fe है और 13वां नंबर पे Cu है। तो जो जितना ऊपर होता है वो उतना पावरफुल होता है, वो उतना ताकतवर होता है। तो Fe और Cu में ज्यादा ताकतवर कौन है? Fe है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से 8 नंबर पे आता है और ये ऊपर से 13 नंबर पे आता है। तो बउआ हमको ये बतावा कि दोनों में ताकतवर कौन बा। तो जो पहले है मतलब Fe। मतलब ये हुआ कि Fe है ताकतवर, बॉडी बिल्डर, और Cu है लूजर, मतलब कम ताकत है। यहाँ पे Fe के पास ज्यादा ताकत है और कॉपर के पास कम ताकत है। तो ये जो Fe है ना क्या करेगा समझिए, आपको पहले समझा देते, इसको मिटा देते हैं। ये Fe क्या करेगा, जाएगा SO4 के पास और पहले Cu को घूरेगा और इस ये तो हमारे से कम ताकतवर बा, वो यहाँ की करे छे पकड़ेगा Cu का कान और उठा के फेंक देगा, चल भाग निकल। और यही Cu के जगह पे SO4 के साथ कौन आ जाएगा? Fe आ जाएगा।
तो बन जाएगा FeCu का टर्न पकड़ के फेंक दिया, बच गया क्या SO4। तो यही हुआ, पावर दिखाया, अपना अपना वर्चस्व दिखाया। ये सत्ता में था, इसके पास पावर था, देखा Cu बैठा हुआ, रुक रुक तरह बताते हैं। गया पहले प्यार से गया और सीधे कान पकड़ा, फेंक दिया बेचारा, साइड में चला गया। और इसके जगह पे Cu के जगह पे कौन बैठ गया, Fe बैठ गया। तो अधिक पावरफुल आदमी, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो उसी को विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझिए अच्छा से, लोहे के कील को, Fe का मतलब होता है लोहा। तो सवाल आता है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। तो जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं तो लोहा अधिक पावरफुल धातु होने के कारण कॉपर सल्फेट का कान पकड़ के क्या करता है, लोहा अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और उसका जगह खुद ले लेता है, मतलब FeSO4 बना देता है। तो सवाल अगर आ गया कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, तो आंसर लिखेंगे कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो लोहा अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और FeSO4 बना देता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, वही क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन था, पोटेशियम था, और इस दोनों में लोहा अधिक क्रियाशील था, कॉपर कम क्रियाशील धातु था, इसलिए क्या हुआ, लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया। चलिए आगे देखेंगे, इसी तरह का और कुछ सवाल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको सवाल आ जाएगा कि क्या होगा जब कॉपर को, क्या होगा जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, क्या होगा जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाएगा। सवाल आता है कि क्या होगा, जैसे अभी यह सवाल था कि क्या होगा जब लोहे को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालेंगे। तो जब लोहे को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो लोहा अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और FeSO4 बनाता है। उसी तरह से सवाल आएगा कि क्या होगा जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कॉपर कहाँ पे है, या 13 नंबर पे, और सिल्वर मतलब Ag, सुनिए ना, आप क्या नंबर पे हैं, तो हम 15 नंबर पे हैं। अच्छा, देखने में चांदी बाड़ा होता 15 नंबर पे। रुक अब आया कॉपर की बारी। कॉपर कहेगा अरे हमको तो लोहा कान पकड़ के फेंका था, अब हमार बारी बा। सुनी ना, आप हमारा से नीचे बा, काहे ना NO3 के साथ सटल बा, तनी कान दिखाओ तो अपन पकड़ेगा, कान उठा के फेंक देगा, कहेगा ऐसा ही हमने लोहा फेंका था, क्योंकि वो हमसे ज्यादा पावरफुल था। अब हम तुम्हारा से ज्यादा पावरफुल है, अब हम भी कॉपर है तो क्या हुआ, तुमसे तो पावरफुल है, तुम चांदी है तो क्या हुआ, हम तुमसे पावरफुल है। सुनो ना जरा, सुनी ना, आप आ जाइए एक साइड में, हम थोड़ा जगह पे हम आए तो NO3 के साथ कौन आ जाएगा, Cu आ जाएगा। तो अगर मान लेते सवाल आया कि क्या होगा जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाएगा। तो जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाएगा तो कॉपर अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर देगा और उसके जगह पे खुद बैठ जाएगा, मतलब CuNO3 बना देगा और Ag को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो समझ में आ गया बाबू, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये सवाल का जवाब आप कब दे पाएंगे, जब आपको ये याद रहेगा। आइए एक मजेदार सवाल आप लोगों को हम देते हैं, देखते हैं आप लोगों का दिमाग कैसा है, तेज है कि नहीं। क्या होगा आपका, क्या होगा जनाबे अली, क्या होगा
सवाल है आपसे कि क्या होगा जब फेरस या फेरस सल्फेट FeSO4 को कॉपर से अभिक्रिया कराया जाएगा। क्या होगा जब Fe4 को Cu के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा। तो यहाँ देखिए बाबू ध्यान से, Fe क्या नंबर पे है, 8 नंबर पे, Cu क्या नंबर पे है, 13 नंबर पे है। तो कॉपर देखेगा, पहले देखेगा बढ़िया से कि अच्छा SO4 के साथ Fe है। चलो तनी देखते हैं इसको बिलगा के। जाएगा बेचारा Fe को कौन है कि भैया जी अपन जगह ना पिए, हम आपके जगह पे हम आने वाले हैं। तो Fe कहेगा रे भगलोल हम तुमसे ज्यादा ना पावरफुल है। बेचारा आएगा तो जरूर, लेकिन क्या होगा Fe जो है इससे ज्यादा पावरफुल है, Fe इसको सपने भी नहीं देगा, मारेगा 1 लाख। फिर वो कहेगा कि सीयू रह जा पीछे जहाँ था दे साइड में, FeSO4 मतलब कोई अभिक्रिया नहीं होगा, जैसे का तैसे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पावरफुल था ना, Cu आएगा इससे इसके देगा लेने, तो क्या Fe इसको लेने देगा? ये तो ज्यादा पावरफुल है। Fe आता है 8 नंबर पे और Cu आता है 13 नंबर पे। तो क्या होगा जब FeSO4 को Cu से अभिक्रिया कराया जाएगा? तो जब FeSO4 को Cu से अभिक्रिया कराया जाएगा तो Fe अधिक पावरशील धातु होने के कारण Cu को क्या करेगा, FeSO4 से अभिक्रिया नहीं करने देगा। Cu जो है जैसे का तैसे रह जाएगा, मतलब कोई अभिक्रिया नहीं होगा। आइए अब एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम जान गए, अब हम द्विव विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। द्विव विस्थापन को उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखना जरूरी है, ये याद रहेगा तभी आप ये करवाइएगा, और किसको गिराना है कान पकड़ के यही आपको बताएगा। चलिए तो अब हम आते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उभय विस्थापन या द्विव विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। पहले जमाना में आयात और निर्यात चलता था ना, प्याज ले लो उसका बदला में आलू दे दो, इसी को ना क्या कहते हैं, आदान प्रदान करना। मतलब ये कुछ लीजिए कुछ दीजिए उसके बदले। पहले जमाना में मुद्रा नहीं हुआ करता था, पैसा नहीं हुआ करता था, ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना होगा। तो उस समय में क्या हुआ करता था ना कि लोग आलू के बदले प्याज लिया करता था, चावल के बदले आटा लिया करता था, जिसमें बहुत कठिनाइयां हुआ करती थी। क्यों कठिनाई हुआ करते थे? क्योंकि कभी प्याज महंगा हुआ करता था तो कभी आलू सस्ता हुआ करता था। जब आयात किया जाता, जैसे मान लेते हैं कि अभी उस जमाने का बात कर रहे हैं, मान लेते हैं 15 पैसे प्याज, 10 पैसे आलू, ठीक है, ये था। और कुछ दिन बाद क्या हुआ, 10 पैसे प्याज हो गया, अब 15 पैसे आलू हो गया। तो आयात निर्यात में बहुत परेशानी आता था। क्या परेशानी आता था कि इस समय प्याज महंगा उसको दिया था, ठीक है, प्याज क्या दिया था, महंगा। और अभी जब 15 रुपये प्याज था तब जो है ये उसको दे दिया, किसी को प्याज की जरूरत थी तो दे दिया, ठीक है। और अब जब 10 पैसे प्याज हो गया है तब ये अगला आदमी इसको लौटा रहा है। तो क्या होता था ना कि महंगा सामान दे दिए और जब सस्ता हुआ, तो उस समय जब आयात निर्यात का समय था तो कई तरह की कठिनाइयाँ आती थी। माप तोल में कठिनाई आती थी, मुद्रा पैसा, कभी कोई चीज सस्ता रहता था, कभी कोई चीज महंगा रहता था। एक चीज को देखकर दूसरी चीज लेने में बड़ी परेशानी होता था। और इस परेशानी को दूर कर दिया कौन? मुद्रा, मतलब पैसा। जब पैसा आ गया लोगों के पास तो जिस भी चीज की जरूरत होती है लोग क्या करता है, पैसा के माध्यम से उसे खरीद लेता है। तो पहले आयात निर्यात हुआ करता था, लेन देन हुआ करता था, तो वैसा ही अभिक्रिया है उभय विस्थापन या द्विव विस्थापन अभिक्रिया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे NaCl को अभिक्रिया कराते हैं AgNO3 से, तो बना देता है NaNO3 प्लस क्या बच गया, AgCl प्लस
Cl। तो यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, NaCl AgNO3। तो होता क्या है ना कि Na का किया आयात निर्यात मतलब आदान प्रदान। Na का कहा कि भैया आप हमको NO3 दे दीजिए। Na का किया कि NO3 को ले लिया, मतलब ये NaCl कहा कि हमारे में से Na ले लीजिए। हम अपना एक चीज दे रहे हैं तो आप भी अपना एक चीज दीजिए, आदान प्रदान करिए। तो NaNO3 को उठा लिया तो Ag जो है Na के साथ कौन था, Cl, तो AgCl को उठा लिया। कहने का क्या मतलब हुआ कि आयनों का आदान प्रदान हो गया, इसमें का एक आयन इसमें गया तो इसमें का एक आयन इसमें गया। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसी को उभय विस्थापन या द्विग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में आपको बताते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, यही एक क्वेश्चन देख लेते हैं, NaCl प्लस AgNO3 वाला। NaCl प्लस AgNO3 जब अभिक्रिया करता है ना तो AgCl अवक्षेप हो जाता है। क्या हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है और NaNO3 बनता है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाए, अलग हो जाए, वही क्या कहलाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए, हम आपको विद्युत अपघटन अभिक्रिया बता दिए, अपघटन अभिक्रिया बता दिए, उभय विस्थापन अभिक्रिया, द्विग विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब आइए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, देखिए जो विद्युत धारा से अपघटित हो उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, और जो प्रकाश द्वारा अपघटित हो जाए, जिसमें प्रकाश की रोशनी पड़े तो वो दो भाग में टूट जाए, तो वैसे अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो, टूट जाए, वो क्या कहलाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे H2O प्रकाश की उपस्थिति में H2 प्लस O2 मतलब क्या था, दो भाग में टूट जाता है, तो वो क्या कहला गया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहला गया। अब आइए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल जैसे HCl, भस्म जैसे NaOH, अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर, लवण मतलब NaCl, जल मतलब H2O। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। NaOH जिसमें OH लगा हो वो भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ, भस्म, इसको क्षार भी कहते हैं, ठीक है। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको नमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, नमक मतलब लवण, H2O मतलब जल। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर क्या बना दे, लवण और जल बना दे, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए रेडक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडक्स अभिक्रिया, तो जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया एक साथ चले, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ चलता है उसी को रेडक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो, मतलब ऑक्सीजन का संयोग मतलब ऑक्सीजन जुड़े, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो, संयोग हो मतलब ऑक्सीजन जुड़े, या हाइड्रोजन का निष्कासित हो, हाइड्रोजन का क्या हो, निष्कासन हो, निष्कासन मतलब हटना। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है अवकारक अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम है अवकारक अभिक्रिया। इसी का उल्टा, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन
हटेगा। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का निष्कासित हो या ऑक्सीजन हटे उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीकारक। इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और अवकरण अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन हो, उसे अवकरण या ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहेंगे। और जब ये दोनों अभिक्रिया एक साथ चलेगा तो उसी को क्या कहेंगे? रेडक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज आपको जितने भी सवाल पढ़ाए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। आप लोगों के लिए बस हम एक सवाल देकर जा रहे हैं जो हम अभी आपको बताए थे ना कि हाई अधिक्रिया से जाती होता है के, उसके बाद बी ए, उसके बाद सी ए, उसके बाद एन ए, उसके बाद एम जी, उसके बाद ए एल, उसके बाद जेड एन, इसके बाद एफ ई, ये सब लिखवा दिए थे। तो इसी बेस पर विस्थापन अभिक्रिया में इसी बेस पर हम आपको एक सवाल देते हैं जो आप लोग घर से बना कर लाइएगा। वो आपका सवाल है कि क्या होगा जब जिंक के एक टुकड़े को, लिख देते हैं सवाल, जगह तो नहीं है जाके लिख देते हैं। क्या होगा जब जिंक के एक टुकड़े को, आप लोग इसका जवाब बताने का कोशिश कीजिएगा कमेंट में कि क्या होगा। क्या होगा जब जिंक के एक टुकड़े को, क्या होगा जब जिंक के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाएगा। CuSO4 के जलीय विलयन में डाला जाएगा। जिंक Zn, इसमें दवा का SnPbHCuHgAgAuPt। यहाँ देखिए ये है Zn जिंक और CuSO4 मतलब यहाँ है Cu, यहाँ जिंक है, यहाँ Cu है। तो साफ हमको दिख रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग जवाब बताइएगा कि क्या होगा जब जिंक के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।